इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं लीवरेज की। तो लीवरेज से जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, व्हाट इज़ लीवरेज, या फिर उसके टाइप्स के बारे में। तो इसे हम लोग समझेंगे। अब लीवरेज जो है उसको समझने के लिए कुछ चीज़ों का पता होना आपको बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि इक्विटी और डेप्थ, तो थोड़ा सा जो है वो ब्रीफ आपको पता होना चाहिए इक्विटी के बारे में, और थोड़ा सा जो है वो पता होना चाहिए आपको डेप्थ के बारे में। ओके, इसके बारे में पहले मैं चर्चा कर लेता हूँ। तो जैसे देखो, अगर बहुत सिंपल मैं एक्सप्लेन करता हूँ, अगर आप कोई भी बिजनेस चालू करना चाहते हो तो आप पैसा कहाँ से लाओगे? अगर आप पैसा बैंक से लोगे तो बैंक से जो पैसा लेते हैं हम लोग, वो कुछ इंटरेस्ट पे लेते हैं और उसे कहा जाता है डेप्थ। और अगर आप पैसा किसी ऐसे पर्सन से लेते हो, जैसे कि जो कंपनी लिस्टेड आपको मिलती है स्टॉक मार्केट में, तो वो जो आप कोई आपसे अगर शेयर खरीदता है तो जो शेयर का पैसा होता है वो इक्विटी में आता है। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि शेयर वाला जो पैसा होता है वो इक्विटी में आता है, और बैंक से जो आप पैसा लोगे वो डेप्थ में लोगे। तो यानी कि बैंक को आपको देना मैंडेटरी है। अगर आप जो है वो बैंक को पैसा नहीं दोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन शेयर का पैसा, अगर कंपनी डूबती है तो शेयर का पैसा अगर आपका डूबा, लेकिन यू आर नॉट अकाउंटेबल। तो आई होप कि ये छोटा सा बस मैंने आपको पार्ट बताया। अब इसके बाद जो है वो थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए बैंक मीन्स अबाउट इक्विटी शेयर कैपिटल एंड डेप्थ कैपिटल, जो कि अभी मैंने बता दिया। फिर जो है वो आपको पता होना चाहिए फिक्स्ड कैपिटल। ओके, फिक्स्ड कैपिटल, और इसके बाद जो है वो वेरिएबल कैपिटल। ओके, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी कैपिटल नहीं, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, जैसे यहाँ पे आप देखो, और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, इसके बारे में आपने भी जो है वो पढ़ा होगा। और उसके बाद जो है वो ये 3-4 चीज़ जो है आपको पता होनी चाहिए, और कुछ इसमें टर्म्स हैं तो ये टर्म्स आपको याद करने होंगे। और अगर आप समझ के भी चाहे तो लिख सकते हो, लेकिन हाँ, फाइनली आपको एग्ज़ाम के लिए तो याद करना ही पड़ेगा। ओके, तो इन टर्म्स का क्या मतलब है, कुछ कुछ टर्म्स जो है मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसका क्या मीनिंग है वो भी यहाँ पे मैंने लिख दिया है, तो आप उसे भी देख लेना। तो देखते हैं यहाँ पे कि देखो, आप अगर जो है वो मैं लिवरेज समझाना चाहूँ आपको, तो लिवरेज समझाने से लिवरेज का क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखो, ये जो डेप्थ और इक्विटी मैंने आपको बताया, ये डेप्थ और इक्विटी एक प्रोपोर्शन में हमारे जब भी हम कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं उसमें होना चाहिए। अगर डेप्थ बहुत ज़्यादा हो जाएगा या फिर इक्विटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो दोनों जो है वो केस हानिकारक हो सकती है। तो इसके लिए जो है वो हम लोग के पास यहाँ पे 3 टाइप की लिवरेज यहाँ पे देखने को मिल रही है। एक है ऑपरेटिंग, एक है फाइनेंशियल, और एक है कॉम्बाइंड। तो इस तीनों पे आएंगे, लेकिन सबसे पहले अगर आप समझते हैं कि लिवरेज होती क्या है, तो देखो, जैसे कि एक ये वाला मैं आपको एग्जांपल समझाना चाहूँगा। पहले आप देखो केस 1 और केस 2। ओके, यहाँ पे केस 1 में आप देखोगे कि सेल्स अगर मेरी 50,000 की हुई, मैंने 5 यूनिट बनाए थे, तो एक यूनिट की कॉस्ट कितनी आई? 10,000 रुपये। और वेरिएबल जो कॉस्ट है, मीन्स यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट है, ये मैंने 9,000 रुपये पर यूनिट लगाया। वेरिएबल कॉस्ट मतलब हर यूनिट पे कितने रुपये मेरे खर्च हो रहे हैं। और तो टोटल कॉस्ट हो गई 45,000, तो प्रॉफिट मुझे कितना हुआ? 5,000 का। अब वही जो है वो केस 2 की बात करें कि अगर मैंने जो है वो 1 लाख की सेल्स हुई और यूनिट मैंने 10 सेल किए, तो वेरिएबल कॉस्ट मेरी यहाँ पे भी 9,000 थी, कॉस्ट मेरी 90,000, और प्रॉफिट कितना हुआ? 10,000। तो अब सोचोगे कि भाई 50,000 का अगर मेरी सेल्स हुई तो मुझे 5,000 की प्रॉफिट हुई, तो ऑब्वियस सी बात है कि 10,000, 1 लाख की मैं सेल्स करूँ तो मुझे 10% प्रॉफिट हो। तो आप इसको अगर बहुत बड़े स्केल पे देखोगे, मीन्स अगर आपको 10 करोड़ की प्रॉफिट हो, 10 करोड़ की सेल्स होती, तो क्या आप चाहते कि मेरी 10% ही प्रॉफिट आए? आप चाहते कि नहीं 10% से ज़्यादा मेरी प्रॉफिट आए? तो ये जो 10%, आप छोटा धंधा करो या बड़ा धंधा करो, लेकिन परसेंटेज जो है वो आप चाहोगे कि बड़े धंधे में मेरा ज़्यादा है। तो जब आप चाहते हो कि मेरे बिजनेस में मोर देन जो प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट है वो आए, तो उसके के लिए हम लोग लिवरेज का यूज़ कर सकते हैं। अब देखो, इसमें जो है वो जो मेन चीज़ आती है वो है फिक्स्ड कॉस्ट। तो जैसे इस केस में क्या थी कि फिक्स्ड कॉस्ट 0 थी, लेकिन वहीं अगर आप दूसरे केस में देखोगे कि फिक्स्ड कॉस्ट जब 0 नहीं होती है, तो यहाँ पे आप देखो कि ये वाला एग्जांपल, यहाँ पे देखो कि जैसे सेल्स हुई कितनी? 50,000 की, यहाँ पे हुई 1 लाख की, जो यूनिट सोल्ड हुए 5, और फिक्स्ड कॉस्ट मतलब कि आप कितना भी कुछ प्रोड्यूस करो, 20,000 रुपये तो खर्च होने ही हैं। तो ये जो है वो दोनों केस में फिक्स्ड केस सेम हुई, 20,000, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 5,000 पर यूनिट।
इसमें भी 5000 पर यूनिट, लेकिन यहाँ पे 10 यूनिट प्रोड्यूस हुई थी, तो हमारी टोटल कॉस्ट अगर आप देखोगे तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो हमारी टोटल कॉस्ट होती है। तो पहले वाले केस में देखोगे तो टोटल कॉस्ट आ रही है हमारी 45,000, और जो सेकेंड वाली केस में आप देखोगे तो हमारी जो है वो कॉस्ट आ रही है 70,000। तो अब जो है वो अगर प्रॉफिट की बात करें तो फर्स्ट केस में जो है वो प्रॉफिट आई है 5,000, लेकिन सेकंड केस में प्रॉफिट आई है कितनी 30,000। तो अगर आप परसेंटेज अब निकालोगे कि किस में कितनी ज़्यादा परसेंटेज हुई, तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे 10% ही प्रॉफिट हुई और यहाँ पे 30% प्रॉफिट हुई। तो यानी कि डबल तो मैंने इन्वेस्ट किया, डबल मेरी सेल्स हुई, लेकिन मुझे प्रॉफिट डबल से जो परसेंटेज आ रही थी, जैसे नीचे केस में आपने देखा कि 10% ही प्रॉफिट आ रही है, ओके। लेकिन यहाँ पे जो ऊपर वाला केस है इसमें परसेंटेज मेरी बढ़ कैसे गई, यहाँ 10 से 30 कैसे हो गया। और अगर आप देखोगे ध्यान से तो मैंने जो है वो वेरिएबल कॉस्ट दोनों केस में 9,000 पर यूनिट ही रखा था, ओके। ऊपर वाले केस के में भी अगर आप देखोगे नहीं, ये ऊपर वाले केस जो है वो दूसरा है, तो इसमें दोनों केस में जो है वो वेरिएबल कॉस्ट की 5,000 पर यूनिट ही मैंने रखा था। लेकिन सेकंड वाले केस में 30% प्रॉफिट हो रही है और फर्स्ट वाले केस में 10% ही प्रॉफिट हो रही है। तो ये जो एक्स्ट्रा 20% की जो प्रॉफिट हुई है वो लीवरेज की वजह से हुई है, ओके। सो ये जो है वो प्रॉफिट आपको अब पता चलेगी कि कहाँ से आ रही है। तो जब हमारे पास लीवरेज होता है तो उसकी वजह से आती है, ओके। अब यहाँ पे देखो कि ये जो अभी मैं जिस लीवरेज की बात कर रहा हूँ वो होती है ऑपरेटिंग लीवरेज, ओके। वो होती है ऑपरेटिंग लीवरेज, मतलब कि जब हम कुछ काम कर रहे हैं, बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जो प्रॉफिट हो रही है उस समय की बात कर रहे हैं। लेकिन सेम जो है वो बात हमारी कुछ फाइनेंशियल लीवरेज में इससे अलग होती है। उस केस में हम जो सेल्स कर रहे हैं या फिर हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी बात नहीं होती है, हमने जो प्रॉफिट अर्न की है उस पर बात करते हैं। तो आई होप कि थोड़ा सा मैंने आपको लीवरेज का बता पाया कि क्यों लीवरेज ज़रूरी है। इन शॉर्ट फिर से मैं बता दे रहा हूँ, प्रोपोर्शनेट इन्वेस्टमेंट में मोर देन प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट चाहिए, इसलिए लीवरेज ज़रूरी है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि एक बार मैं स्टेटमेंट रिपीट कर दे रहा हूँ कि प्रोपोर्शनेट इन्वेस्टमेंट में मोर देन प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट चाहिए, इसलिए लीवरेज ज़रूरी है। अब जो है वो बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ लीवरेज की। तो डिफिनीसन में अगर आप चाहो तो ये सभी लिख सकते हो कि लीवरेज इज़ अ कंपनीज कैपेसिटी टू यूटिलाइज न्यू रिसोर्सेज और एसेट टू मेक अ बेटर रिटर्न्स और टू डिमिनिश कॉस्ट, और इट्स लाइक अ फलक्रम लीवर ड्यू टू विच एन एडवांटेज वी गेट इन फाइनेंस एंड मोर देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रॉफिट और लॉस, ओके। एंड इसकी जो 3 टाइप्स होती हैं, एक होती है ऑपरेटिंग लीवरेज, एक होती है फाइनेंशियल लीवरेज और एक होती है कंबाइंड लीवरेज, जो कि कंबाइंड लीवरेज जो है वो ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल का दोनों का मिक्सचर और एलिगेशन होता है। अब ऑपरेटिंग लीवरेज की बात करें तो इसका डिफिनीशन आपको पता होना चाहिए कि इट इज़ मेजर इन चेंज इन EBIT ड्यू टू चेंज इन परसेंटेज इनकम। अगर इसको फॉर्मूले में अगर हम लोग लिखना चाहें तो उसे ऐसे लिखना पड़ेगा, परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। और सिमिलरली जो है वो फाइनेंशियल लीवरेज की अगर बात करें तो वो इट इज़ मेजर फॉर परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। एंड कंबाइंड लीवरेज की बात करें तो इट इज़ मेजर ऑफ चेंज इन EPS ड्यू टू चेंज इन इनकम। तो ये तीनों का जो है वो फार्मूला और सिंपल सा अगर आप डिफिनीसन चाहो तो ये लिख सकते हो। अब इसमें जो है वो जो EBIT EPS होती है वो सभी तो यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब आते हैं थोड़ी सी डिफरेंस में कि ऑपरेटिंग लीवरेज में क्या होता है और फाइनेंशियल लीवरेज में क्या होता है। तो देखो डिफिनीसन की अगर बात करें तो ऑपरेटिंग लीवरेज में द यूटिलाइजेशन ऑफ सच रिसोर्सेज एंड एसेट इन कंपनीज नेट कंपनीज टास्क फॉर विच इज़ नीड टू पे फिक्स्ड कॉस्ट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग लीवरेज। मीन्स जब यहाँ पे जो फिक्स्ड कॉस्ट आती है ना तब हमें जो है वो लीवरेज मिलता है। तो ऑपरेटिंग लीवरेज की जब भी अगर आप कुछ भी डिफिनीसन लिखना उसमें फिक्स्ड कॉस्ट को जरूर इंक्लूड करना। जैसे जो एग्जांपल हमने लिया था यहाँ पे देखो कि ये वाला जो एग्जांपल था, इस केस में देखो कहीं भी आपको कहीं फिक्स कॉस्ट दिखाई दे रही है क्या? नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट है, ओके। तो हमें लीवरेज नहीं मिला, इस केस में लीवरेज नहीं मिल रहा है। लेकिन इसके ऊपर वाला जो केस है इसमें देखो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों है। जैसे यहाँ पे जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है और यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट है। तो व्हेन देयर इज इंट्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट देन देयर इज
ऑपरेटिंग लिवरेज। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ओके, अब आते हैं फाइनेंशियल और हाँ, यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा और डिफरेंस देख लेते हैं कि फार्मूला ये सभी आपको पता चल गया। रिस्क की बात करें तो इट ब्रिंग्स अबाउट बिजनेस रिस्क, और क्वांटिफाइज की बात करें तो इम्पैक्ट ऑन फिक्स्ड वर्किंग एक्सपेंसेस और फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ये आप रट सकते हो। अब फाइनेंशियल लिवरेज की बात करते हैं। तो देखो, जो मैंने बताया कि ऑपरेटिंग लिवरेज होती है, थोड़ा सा इसके वर्ड से भी पता चल रहा है कि जब हम लोग कुछ ऑपरेट कर रहे हैं, मीन्स जब मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या जब सेल्स कर रहे हैं तब की बात है। लेकिन फाइनेंशियल लिवरेज किसकी बात करता है? वो बात करता है जब हमारी प्रॉफिट हो जाएगी उसके बाद की, मीन्स इसमें जो है वो मैन्युफैक्चरिंग से हमारा लेना देना नहीं है। तो इसमें अब देखो बात करते हैं, जैसे क्या लिखा हुआ है कि द यूटिलाइजेशन ऑफ डेब्ट इन कंपनीज कैपिटल डिज़ाइन फॉर विच इज नीड टू पे इंटरेस्ट कॉस्ट इज नोन एज फाइनेंशियल लिवरेज। अब इसमें जो है वो, इसमें जो वर्ड है, जैसे पिछले वाले में फिक्स्ड कॉस्ट इंपॉर्टेंट था, इसमें जो है वो इंटरेस्ट कॉस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपके फाइनेंस में मीन्स आपके जो है वो इन्वेस्टमेंट में अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो फिर आपको फिर लीवरेज नहीं मिलेगी। तो इसलिए इंटरेस्ट का होना ज़रूरी है। इसे भी एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, जैसे ये वाला एग्जांपल केस 1 और केस 2। तो देखो, EBIT इंटरेस्ट बिफोर IT का फुल फॉर्म क्या था यहाँ पे? ओके, इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो जैसे अगर आपकी कंपनी की प्रॉफिट हुई, ओके, लेट अस सपोज कि मुझे 5000 की प्रॉफिट हो रही है फर्स्ट केस में, और सेकंड केस में 10000 की। यही वाला एग्जांपल को मैंने थोड़ा सा क्या किया है कि एक्सपेंड किया है, क्योंकि हमारे इस केस में 5000 की प्रॉफिट हो रही थी और इस केस में 10000 की। ज़रूरी नहीं है, आप चाहे तो अमाउंट बदल भी सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। यहाँ पे फर्स्ट केस में जो है वो EBIT 5000 की हो रही थी और यहाँ पे 10000 की। यहाँ पे हमने क्या एज्यूम किया है कि इंटरेस्ट जीरो है, और सेकंड केस में भी हमने इंटरेस्ट को जीरो एज्यूम किया है। लेकिन जो PBT है, मीन्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो अभी हमारी कितनी हो गई? 5000 ही, और दूसरे केस में भी 5000 ही। अब टैक्स लेटस अज्यूम कि हमें 20% देना पड़ रहा है, और इस केस में भी जो है वो 20%। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोनों केस की निकल के आ जाएगी, मीन्स 10,000 तो 5000 माइनस 1000 4000 ये आपकी आ गई, और यहाँ पे जो है वो 8000 आ गई। अब इसके बाद एज्यूम करते हैं कि जो 5000 वाले हैं उसमें जो है वो नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर 10 हैं, मतलब एक शेयर की कीमत कितनी हुई? 500 रुपये। अब और इस केस में इक्विटी शेयर की बात करें तो इसमें 10, मीन्स प्रोपोर्शन में आपको पता चल रहा होगा कि अगर इसमें 5000 डिवाइडेड बाई 10 करोगे तो 500 आ रहा है, और इसमें अगर आप 10,000 डिवाइडेड बाई 10 करोगे तो इसमें 1000 आ रहा है, मतलब कि प्रोपोर्शनेट है। अब वही अगर EPS की बात करें, यानी कि अर्निंग, EPS की फुल फॉर्म क्या थी? अर्निंग पर शेयर। ओके, तो अर्निंग पर शेयर की अगर बात करोगे तो देखो, ये जो 5000 वाले में लगाया था उसमें जो है वो 400 की हो रही है, और जो 10,000 में लगाया था तो उसमें 800 की हो रही है। तो ये नॉर्मल अगर आप सोचोगे कि भाई बात तो ठीक ही है कि 5000 में लगा रहे हैं तो 400 की प्रॉफिट हो रही है, और 10,000 में लगा रहे हैं, 5000 वाले में 400 की, और 10,000 में 800 की। लेकिन क्या है कि जब मैं ज़्यादा में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे प्रॉफिट भी ज़्यादा परसेंटेज में चाहिए होगा। इस केस के लिए हमें इंटरेस्ट जो है वो इंड्यूस करना पड़ेगा। यहाँ पे जो इंटरेस्ट कॉस्ट है ये हमने जीरो लिया था। तो अब एक ऐसा केस देखते हैं जिसमें जो इंटरेस्ट है वो जब ज़्यादा होगा। तो देखो, जैसे कि मैं यहाँ पे बस यही कहना चाह रहा हूँ कि जब आपने ज़्यादा इन्वेस्ट किया है तो प्रॉफिट भी प्रोपोर्शनेट से ज़्यादा होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरा केस जिसमें हम लोग इंटरेस्ट को इंड्यूस कर देंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि पहला केस जिसमें EBIT 5000 है, यहाँ पे EBIT 10,000 है। इसमें इंटरेस्ट हमने इंड्यूस किया है जो कि 500 रुपीज़ है। तो ये दोनों केस में इंटरेस्ट जो है वो 500 ही होगी। तो PBT जो है वो कितनी हो जाएगी? 5000 माइनस 500 4500, और इसमें PBT 9500। टैक्स को भी डिडक्ट कर देते हैं 20%। तो उसके बाद जो है ये आ जा रही है हमारी PAT 3600, और इसमें PAT 7600। और नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स एज अर्लियर यहाँ पे जो है वो 10 थी, और नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स यहाँ पे भी जो है वो 10 थी। तो EPS की अगर बात करते हैं तो EPS जो है यहाँ पे आ रही है 360, और यहाँ पे EPS आ रही है 760। ओके, सो
अगर आप परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे, जैसे ये सभी चीज़ क्या है, कैलकुलेशन देख लो, आपको कैलकुलेशन एज इट इज़ रट के जाना है कि ये स्टेप्स के बाद यही स्टेप्स होगा, वरना जो है वो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। जैसे EBIT के बाद आपको इंटरेस्ट के बाद PBT, फिर PAT, फिर नंबर ऑफ सिक्योरिटी शेयर होल्डर, EPS। तो आप देखो कि EPS जो है वो क्या है, पिछले बार प्रोपोर्शनेट बढ़ रही थी, इस बार 7.2% से 7.6% बढ़ गई। ओके, अब आप ये मत आर्ग्यू करने लगना कि 8% थी यहाँ पे और यहाँ पे भी 8% थी, जो कि दोनों से ज़्यादा है 7.6 और 7.2 से, वो मत आर्ग्यू करना। वो मैं यहाँ पे अगर चाहूँ तो डेटा बदल दूंगा तो वो सब कुछ वैल्यू बदल जाएगी। ओके, लेकिन आप इसको समझो कि यहाँ पे जो है वो 7.2 से 7.6 हो गई, मीन्स प्रोपोर्शनेट से ज़्यादा मुझे जो है वो बेनिफिट हो रही है। तो यही है, ये है आपकी फाइनेंशियल लिवरेज। सो आई होप कि 2 एग्जांपल्स मैंने आपको बताएं, आप इसे खुद से एक बार लिखना करना, फिर आप खुद से भी जो है वो इसको वैल्यू चेंज कर करके मीन्स आप और भी अच्छे अच्छे एग्जांपल्स बना सकते हैं। ओके, सो आई होप कि आपको जो है वो सब कुछ डिटेल में समझ में आया होगा। मैं आपको एक बार बता दूं कि इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर टेलीग्राम पे आप जो है वो सिविलगिरी नोट सर्च करोगे तो वहाँ पे भी आपको सर्च करना ये मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो है वो ये जो है यहाँ पे मैंने लाइन नहीं खींची है, लेकिन ये ऐसे एक तरह से लाइन है यहाँ पे। ओके, तो जब आप इसे PDF को समझना तो बीच में ऐसे लाइन समझ के करना, ताकि ये वाली पार्ट जो है वो ऑपरेटिंग लिवरेज की है और ये वाली पार्ट जो है वो फाइनेंशियल लिवरेज की है। इस वाले का इससे कोई लेना देना नहीं है, इस वाले का इस दोनों केस से लेना देना है। तो जब आप समझना तो ये दोनों को आपस में समझना और ये दोनों को आपस में समझना, क्योंकि ये वाला पार्ट फाइनेंशियल लिवरेज है, ये वाला पार्ट ऑपरेटिंग लिवरेज है। ओके, सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू।